लाखों साल पहले अगर हम देखें तो भारत का नक्शा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आज हमें दिखता है। बिल्कुल नहीं। मतलब उस समय तो भौगोलिक स्थिति एकदम ही अलग थी। हाँ, जब वो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से पूरी ताकत के साथ जाकर टकराई ना, तो हिमालय बन गया। लेकिन उस महाटकराव का एक और बहुत बड़ा असर हुआ था, जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सही कहा। और वो असर था हमारे पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर। यानी जो हमारा दक्षिण का पठार है वो उस झटके से पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा झुक गया था। हाँ, बस एक मामूली सा झुकाव, और धरती के उस एक छोटे से झुकाव ने दक्षिण भारत की पूरी सभ्यता, वहां की खेती, अर्थव्यवस्था और मतलब पूरा का पूरा भूगोल हमेशा के लिए तय कर दिया। और आज की इस डीप डाइव में हम उसी भूगोल और खासकर उस रास्ते को डिकोड करने वाले हैं। तो हमारे सभी सुनने वालों का इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां। और ये समझना सच में बहुत रोमांचक है कि कैसे उन पुरानी भूगर्भिक हलचलों ने पानी के बहने की दिशा तय कर दी और फिर उसी पानी ने इंसानी बस्तियों को आकार दिया। बिल्कुल। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो इन्हीं विशाल नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा, इन सब के पूरे तंत्र को समझने पर केंद्रित है। तो डीप डाइव की शुरुआत हम उस नदी से करते हैं जो दक्षिण भारत के इस पूरे इकोसिस्टम की एक तरह से आधारशिला है। हम बात कर रहे हैं गोदावरी की, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। हाँ, दक्षिण गंगा। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली ये नदी, मतलब ये आकार और विस्तार में इतनी बड़ी है कि इसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। गोदावरी का बेसिन सच में बहुत विशाल है। मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहती, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भी कुछ हिस्सों तक अपना प्रभाव छोड़ती है। और इतने बड़े बेसिन का सीधा सा मतलब है कि इसमें अनगिनत छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती होंगी। एग्जैक्टली। और यहीं पर स्टूडेंट्स या आम लोगों की सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है कि भाई इतनी सारी सहायक नदियों को याद कैसे रखा जाए। हाँ, सही कहा। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे सोर्स नोट्स में एक बहुत ही विजुअल और मजेदार मेमोरी ट्रिक दी गई है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा, यार ये कितनी आसानी से पूरे गोदावरी बेसिन को एक ही वाक्य में समेट लेती है। अच्छा, तो वो ट्रिक क्या है? वो वाक्य कुछ इस तरह है: गोदावरी के पास वर्धा की इंदिरा ने सबको मंजिल दिखाई। अरे वाह! गोदावरी के पास वर्धा की इंदिरा ने सबको मंजिल दिखाई। सुनने में एक कहानी जैसा लगता है ना? अब अगर मैं इसे डिकोड करूं तो इसमें जो पास शब्द है, प और स, वो हमें पेनगंगा और वैनगंगा की याद दिलाता है। बहुत बढ़िया। फिर वर्धा तो सीधे तौर पर नदी का ही नाम हो गया, इंदिरा से बन गई इंद्रावती, सबको से सबरी नदी और मंजिल से मंजिरा नदी। मतलब एक छोटी सी लाइन में 6 प्रमुख सहायक नदियां कवर हो गईं। ये तकनीक काम इसलिए करती है क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो अलग अलग सूखे तथ्यों की तुलना में किसी कहानी या विजुअल को ज्यादा आसानी से पकड़ता है। बिल्कुल। और अगर हम गोदावरी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि वो भी उतना ही जरूरी है, तो इस पर महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध है और आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट जैसा विशाल निर्माण है। पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने सुना है, वो काफी चर्चा में रहता है। हाँ, पोलावरम अपने आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गोदावरी के अतिरिक्त पानी को दूसरी नदियों के बेसिन तक पहुंचाया जाए ताकि जो सूखे की समस्या होती है उससे निपटा जा सके। यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं आज का सोर्स मटेरियल पढ़ रही थी तो उसमें एक ट्रिविया सवाल था जिसने मुझे थोड़ा अटका दिया। अच्छा, क्या सवाल था? सवाल था कि इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, और विकल्प दिए गए थे इंद्रावती, मंजिरा, पेनगंगा और अमरावती। ओके, ये बहुत ही क्लासिक सवाल है। सच बताऊं तो अमरावती नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तुरंत महाराष्ट्र के अमरावती शहर और आंध्र प्रदेश की राजधानी का ख्याल आया। तो मुझे लगा कि यार ये गोदावरी की सहायक नदी होगी। और यही वो ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने उस मेमोरी ट्रिक को याद किया। गोदावरी के पास वर्धा की इंदिरा ने सबको मंजिल दिखाई, उसमें तो अमरावती का कोई जिक्र ही नहीं था। एग्जैक्टली। यानी अमरावती सही जवाब था, वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। हाँ, भूगोल में ना अक्सर ऐसे नाम होते हैं जो सांस्कृतिक या क्षेत्रीय रूप से किसी खास जगह से जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन उनका जो भौगोलिक यथार्थ है
वो एकदम अलग होता है। अमरावती दरअसल गोदावरी की नहीं बल्कि कावेरी की सहायक नदी है, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो गोदावरी के बाद अगर हम दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी की तरफ चलें तो वो है कृष्णा नदी। जी, कृष्णा नदी। इसका उद्गम भी महाराष्ट्र में ही होता है। पर की जगह जहां से गोदावरी निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। और कृष्णा नदी का बहाव क्षेत्र भी गोदावरी की तरह ही बहुत विशाल है। और ये भी पूर्व की तरफ उसी पठारी ढलान का अनुसरण करती है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। कृषि और ऐतिहासिक नजरिए से कृष्णा नदी का बहुत ज्यादा महत्व है। और इसकी सहायक नदियों को याद रखना भी उतना ही दिलचस्प है। इसकी मेमोरी ट्रिक थोड़ी सी पौराणिक वाइब देती है। अच्छा, कृष्णा नदी की ट्रिक क्या है? ट्रिक है, कृष्णा ने भीम को घाट और माल पर मसी के साथ तुंगभद्रा दिखाई। मसी के साथ तुंगभद्रा दिखाई। हाँ, अब इसे डिकोड करना काफी आसान है। भीम से हो गई भीमा नदी, घाट से घाट प्रभा और माल से माल प्रभा। बहुत आसान है ये तो। फिर मसी से मूसी नदी, वही मूसी जिसके किनारे हमारा हैदराबाद शहर बसा हुआ है, और अंत में तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का नाम आते ही ना सीधा मध्यकालीन भारत का इतिहास याद आ जाता है। अगर हम याद करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी, वो इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी थी। क्या बात है। खैर, कृष्णा नदी सिर्फ अपने इतिहास के लिए नहीं जानी जाती, इस पर बने इंजीनियरिंग चमत्कार भी कमाल के हैं। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर बना नागार्जुन सागर बांध। हाँ, फिर आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम बांध और कर्नाटक का अलमाटी बांध। ये जो नागार्जुन सागर बांध है ना, हाँ। इसको लेकर सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य दिया हुआ था। ये दुनिया के सबसे बड़े चिनाई वाले मतलब मेसनरी बांधों में से एक है। बिल्कुल। और अक्सर लोग बांधों को सिर्फ कंक्रीट की एक बहुत बड़ी दीवार समझ लेते हैं, लेकिन मेसनरी बांध का मतलब है कि इसे पत्थरों और ईंटों की चिनाई से बनाया गया है। और ये कोई आसान काम नहीं है। मेसनरी बांध बनाना एक बहुत ही ज्यादा श्रम साध्य काम होता है। इसके लिए आपको नीचे एक बहुत ही ठोस चट्टानी आधार मतलब एकदम रॉक फाउंडेशन की जरूरत होती है, जो पानी के इतने भारी दबाव को सह सके। एग्जैक्टली। नागार्जुन सागर का निर्माण उस समय की एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जाती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली नहीं बनाता बल्कि लाखों हेक्टेयर जमीन की प्यास भी बुझाता है। लेकिन यहां मुझे एक विरोधाभास दिखता है। गोदावरी और कृष्णा जैसी इतनी विशाल नदियां मौजूद हैं, फिर भी जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो अक्सर पानी की कमी और जल विवादों की खबरें ही सुनने को मिलती हैं। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। और ये तनातनी हमें सीधे उस नदी की तरफ ले जाती है जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी है और विवादों का अखाड़ा भी, यानी कावेरी नदी।